हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी टॉपर्स और वो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं और अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं कि कैसे इस एग्जामिनेशन में टॉप किया जाए। आज हमारे साथ ऐसे ही सीजीपीएससी 2021 के टॉपर बैठी हुई हैं डेप्यूटी कलेक्टर प्रिंसी तमपुली जी, जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। तो आइए मिलके जानते हैं इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, कैसे इन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। सो लेट्स वेलकम प्रिंसी मैम। हेलो मैम, हेलो। कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ। जब से रिजल्ट कैसा आया लग रहा ऑलरेडी। है आपको? हाँ, मैं तो बयां ही नहीं कर सकती। जब रिजल्ट आया था तो शुरू के 2-3 दिन तक तो ऐसा था जैसे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। हम्म। और अभी अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। ओके, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से हैं, क्या करती हैं मेरा नाम प्रिंसी है। प्रॉपर मतलब कवर्धा का रेसिडेंस है मेरे मतलब पापा का। और चूंकि उनकी जॉब यहीं है तो हम लोग रायपुर में ही रहते हैं। और आप? मेरी स्कूलिंग भी रायपुर से ही हुई है, संस्कार भारती विद्यालय से। हिंदी मीडियम से हूँ मैं। और फिर मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और पीजी भी कॉमर्स में किया। और फिर उसके बाद आप इधर पीएससी। आ गए, ये आपका हाँ, कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा देखा जाए तो फोर्थ अटेम्प्ट था। लेकिन जब जब मेरा प्री क्लियर हुआ है, मतलब पूरा प्रॉपर पहली बार जब प्री क्लियर हुआ था 19 का तो 86 रैंक आया था। और जब अब 21 में क्लियर हुआ तो ये मिला है। ओके, तो फिर फोर्थ अटेम्प्ट है। और भी एग्जामिनेशंस आपने क्रैक किया हुआ है, ये भी हम लोगों को पता चला है, तो वो भी डिटेल में बताया कौन से अटेम्प्ट में था। मेरा मतलब पहला जो एग्ज़ाम था व्यापम का वो लेबर इंस्पेक्टर का था, यही सितंबर अक्टूबर 2018 में आया था। वो क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिलाया था मार्च में 19 में हुआ था शायद तक। तो उसमें मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद पटवारी की ट्रेनिंग चली थी तो ट्रेनिंग के साथ साथ मतलब मेरा कोचिंग वगैरह सब चला। हम्म। और उसके बाद जब पटवारी का ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है पूरा 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, तो वो एग्ज़ाम जैसे क्लियर हुआ उसका रिजल्ट आया। उसके बाद फिर 2019 का रिजल्ट आ गया पीएससी का। और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में। तो मैंने फिर उसको ज्वाइन कर लिया। उसको फिर आपने ज्वाइन कर हाँ। लिया। बहुत अच्छा लगा ना, क्या मोमेंट था वो? पहले तो ये बताइए कि इतने सारे सिलेक्शन लिए हैं आपने, कॉन्जिक्यूटिव लिए हैं, एक तैयारी के फेज में छोटे छोटे सक्सेसेस जब आपको मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। कैसा रिएक्शन था पहले वाले में? सबसे ज्यादा खुशी थी कि जो अभी आप डिप्टी कलेक्टर बनी हैं, जो सीजीपीएससी के सबसे मतलब हाईएस्ट पोस्ट जो लोग मानते हैं, उसमें आपको ज्यादा खुशी हुई? एक्चुअली क्या है, जब जब भी मतलब हर टाइम सिचुएशन अलग थी। जब पटवारी का सिलेक्शन हुआ तो उसमें सिचुएशन अलग थी कि यार पहली बार एग्ज़ाम कुछ अपने अलग हट के किया था व्यापम पीएससी में। तो उस समय भी जो खुशी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। फिर जब 86 रैंक आया तो ऐसा था कि पीएससी में मतलब जब पहली बार ही मेंस क्लियर हुआ फिर इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और 86 रैंक मिला तो वो भी उतनी ही खुशी थी। और अब जब डीसी मिला तो भी उतना था। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब एक टाइप के ही थे। तो इस ऐसा बार है। जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था, क्या कर रहे थे उस टाइम पे आप? और घर पे हाँ, कॉल लगाए या बात की तो क्या क्या हुआ? एक्चुअली में क्या था कि उसी समय उसी दिन प्री का भी रिजल्ट आया, मतलब एक एक के बाद एक बम फूटते जा रहे थे। हम्म। पहले क्या आया, मेंस का आई थिंक टाइम टेबल आया। हम्म। उससे पहले निराशा हुई कि यार सिर्फ 1 महीने के बाद ही मेंस है, इनकेस प्री निकल अच्छा, जाता है तो। उसमें भी आपका हो गया था? हाँ, तो मेंस का पहले टाइम टेबल हाँ। आया। हाँ। तो उससे हताशा हुई। फिर मैंने सब दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया कि ये क्या है भाई, सिर्फ 1 महीने के अंदर मतलब एग्ज़ाम है, इतनी जल्दी कैसे तैयारी करेंगे, क्या हो रहा है ये सब। फिर उसके बाद थोड़ी देर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, उसमें मेरा हो भी गया। तो और फिर मैं टेंशन में कि आखिर 1 महीने के अंदर कैसे, ऑफिस के साथ साथ मेरे सीनियर भी छुट्टी लेने वाले थे, तो मैं कैसे करूँगी तैयारी। पढ़ाई भी छूट चुकी है, प्रीलिम्स के बाद फैब के बाद पढ़ाई नहीं था, बुक कॉपी को हाथ भी नहीं लगाया था। तो बहुत ज़्यादा डर था। तो फिर मैंने फ़ोन ऑफ करके, ऑफ नहीं था इन द सेंस चार्जिंग में लगा हुआ था और साइलेंस में भी था। फिर मैंने अचानक से देखा मेरे भाई का मिस कॉल आया हुआ था। मैंने उसको कॉल किया तो वो फिर बोलता है तेरा 14th रैंक आया है, तूने अभी तक देखा नहीं, मेरा दोस्त बता रहा है। तो मैंने कहा रुक मैं चेक करती हूँ, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, इसका भी आने वाला था, हो सकता है आ गया। फिर मैंने जैसे ही नेट ऑन किया, व्हाट्सएप में सबके मैसेजेस आना शुरू हो गए धड़ाधड़। तो मैं समझ गई कि हाँ हो गया अब फाइनल। तो ऐसा लगा हाँ मुक्ति मिल गई अब इस फाइनली। तो सर्कल से। हाँ, तो मतलब पीएससी जो है एक तरीके का भंवर ही है ना अपन, कि अगर एक बार क्लियर नहीं होता तो फिर से प्री दिलाओ, मेंस दिलाओ, इंटरव्यू दिलाओ। और जब तक आपको आपकी वही डीसी वाली पोस्ट नहीं मिलती आप कंटिन्यू करते रहते हो। तो था कि हाँ चलो, इस चीज़ से अब शांति मिली। अब एक प्रॉपर जो है पूरा जॉब पे फोकस रहेगा, पढ़ाई नहीं करनी है, ये सब वाली चीज़ें थी।
बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है ना। हाँ, पढ़ाई के लिए ऐसा है कि थोड़ा करना ही पड़ता है, और हम्म चूंकि मेरी पहले से ही पढ़ने की आदत थी, तो हम्म सेक्रीफाइस वाला चीज़ जो है बचपन से चला आ रहा था हम्म। कि तो पढ़ाई किस को टाइप की पहले स्टूडेंट प्रायोरिटी। रही हैं बचपन से, मतलब बहुत अच्छे पढ़ने वाले, क्या क्या आता था हम डिसाइड करेंगे। हाँ। आप लोगों के हिसाब से आप आके बोल देते मैं बहुत नॉर्मल सी स्टूडेंट थी, आप 10th और 12th बताइए। नहीं, मतलब मेरा शुरू से पढ़ाई वाला ही था। मैं बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहने वाली बच्ची नहीं रही कि स्पोर्ट्स भी मेरा अच्छा है वो है। मेरा सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहता था, पढ़ाकू वाला। मैं घर पे आके टीवी देखती थी, हम्म ऐसा रहता था कि कुछ कुछ टीवी में देखना है और पढ़ाई, ये मेरा दो फोकस था। और जब छुट्टियाँ चलती थी तो थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह। तो पढ़ाई पढ़ाकू वाली स्टूडेंट रही हूँ मैं। 10th 12th में भी ऐसा था। 12th में मैं मेरिट में आई थी। तो और पीएससी ऐसे स्टूडेंट से ही बनता है, मतलब हम्म। उन जो इस तरीके का पढ़ते हैं। तो फिर पीएससी में आना, मतलब पढ़ाकू स्टूडेंट रही हूँ, तो उसी के साथ साथ। तो उसी समय से एम आपका पीएससी था कि आपने और भी चीज़ें ट्राई की हैं? नहीं नहीं, मतलब मैं कॉमर्स 12th के बाद मैंने सीए के लिए किया था। तो फाइनल में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी कि मुझे ड्रॉप करना पड़ गया था। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि पीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए तुम्हें, हम्म और मतलब पढ़ने वालों के लिए ही बना हुआ है ये पीएससी। हम्म। तो फिर मैंने यहाँ ट्राई किया और हो गया उसमें। आपने वेरियस एग्जामिनेशंस क्रॉस किए हुए हैं, क्रैक किए हुए हैं। हाँ। तो पहले तो ये बताइए कि जैसे पटवारी का एग्जाम है, उसमें और पीएससी में क्या डिफरेंस है? देखिए, पटवारी वाला जो एग्जाम था मेनली वनडे एग्जाम था, हम्म कि मतलब इतने क्वेश्चन है, आई थिंक 150 क्वेश्चन थे उसमें। तो जैसे नॉर्मल व्यापम के एग्जामिनेशंस होते हैं कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन होता है और जनरल होता है। तो व्यापम और वहाँ पर पीएससी में ये है कि दोनों में मतलब प्रीलिम्स को कंपेयर करते हैं अपन व्यापम के एग्जाम से, हम्म दोनों क्योंकि वनडे होता है। तो अपना व्यापम में क्या है, कंप्यूटर और जो गणित है उसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा, मतलब जिनका स्ट्रांग होता है उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसमें, ऐसा रहता है। क्योंकि अपना प्रीलिम्स में तो सी सेट क्वालिफाइंग है, तो सच अगर आपका मैथ्स में कम पकड़ भी है तो अपन हिंदी छत्तीसगढ़ी से उसको ले लेते हैं। लेकिन व्यापम में थोड़ा सा आपको मैथ्स भी मजबूत करना पड़ता है, थोड़ा कंप्यूटर एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ रहती है। ओके। तो ये इसीलिए ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लोगों को हाँ। समझ में नहीं आ रहा है, बड़े हाँ। डाउट में आ गए हैं कि अब पीएससी की तैयारी करें कि वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी करें। हाँ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेरा सजेशन है कि अपना फोकस अगर पूरा, मतलब अपना टारगेट अगर पीएससी है, तो हम्म अपन पीएससी के हिसाब से तैयारी करते जाए। और अगर व्यापम का भी एग्जाम दिलाना है तो थोड़ा सा ही सही, जैसे कि व्यापम में मैंने बताया कंप्यूटर का थोड़ा हम्म एडिशनल रहता है, तो हम्म आधा घंटा निकाल के उसको थोड़ा सा पढ़े। पूरा फोकस व्यापम पे ना करें, पीएससी का ही पढ़े प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा समय अपन कंप्यूटर को और मैथ्स को एडिशनल दें, क्योंकि मैथ्स तो अपना मेंस में भी कवर होता है। हम्म। तो थोड़ा सा टाइम व्यापम के दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए अपन दे सकते हैं, लेकिन फोकस पूरा पीएससी पे होना चाहिए अगर मेन अपना फोकस, टारगेट उस वही है तो। मेन फोकस हाँ, उसी पे क्योंकि रहना चाहिए। मैंने भी तैयारी शुरू की थी तो पीएससी के लिए की थी, प्रीलिम्स का ही हम्म क्रैश कोर्स किया था। हम्म लेकिन व्यापम का दिलाया और मेरा क्लियर हो गया। हम्म। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पीएससी का तैयारी कर रहे हो तो व्यापम अपने आप बैक टू बैक तैयार होता जाता है और क्लियर हो जाता है। ओके। आपका डेली टाइम टेबल क्या रहता था? पहले ये बताइए, जब आपका सिलेक्शन नहीं हाँ। हुआ था तब क्या हाँ। रहता था, फिर जॉब के साथ का तो बात है। अच्छा, ठीक है। तो जब मेरा जॉब नहीं था ना, तो मेरे शेड्यूल में पढ़ाई रहती थी। ठीक है, कि जैसे सुबह उठा, यही अपना, मैं एकदम ज़्यादा मॉर्निंग वाली नहीं हूँ कि सुबह से पढ़ना है। तो पहले तो कोचिंग जाना होता था सुबह 7 बजे से। तो बस रेडी हुए अपन, कोचिंग गए, वहाँ से 10-11 बजे आए, कुछ खाया पिया और फिर पढ़ने के लिए बैठ गए। और मेरी दोपहर में सोने की आदत है, तो 2-3 बजे तक अपन पढ़े, खाना खाए, फिर सो लिए 1 घंटे, थोड़ा माइंड अच्छा हो गया, फिर उठे। फिर उसके बाद जैसे 4 बजे से है, 4 बजे से फिर 8 बजे तक पढ़ना शुरू किए। फिर थोड़ा सा ब्रेक लिए, कुछ खाए पिए, फिर पढ़ना शुरू किए रात के 10-11 बजे तक जितना है। फिर थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चलाए, जो भी है, ऐसा नहीं कि एकदम आप सोशल एक्टिविटी से पूरा दूर रहो। व्हाट्सअप चला लिया, थोड़ा इंस्टा चला लिया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा आधा घंटा चलाने के बाद फिर अपन सोए। फिर सुबह फिर वही रूटीन चालू, ऐसा रहता है। मेन कंसिस्टेंसी थी, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। कंसिस्टेंसी ही मतलब बहुत ज़्यादा मेन है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो रूटीन है कि एकदम ज़्यादा ज़्यादा लंबा देर तक पढ़ना है, वैसा कुछ नहीं है। आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, चाहे 5 घंटे हो, चाहे 6 घंटे हो, या 4 घंटे हो, 3-4 घंटे, कंसिस्टेंसी ही मेन है। कंसिस्टेंसी में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे क्या? आपको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते थे कि
दोस्तों की शादी है, इधर जाना है उधर जाना है, लोग बुला रहे हैं, या अपने में ही कुछ उलझने, आप उन चीजों से कैसे डील करते थे? देखो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थी मेरी भी लाइफ में ऐसी चीज़ें थी। मतलब ये कि कुछ मतलब साथ में जो है लोग उनके साथ कुछ कुछ हो रहा है, जैसे दोस्तों की शादी आपने कही, हम्म। तो वो सब चीज़ आता है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है कि चलो यार टाइम नहीं है तो अपन आधे घंटे के लिए मिल के आ गए, जैसे हम्म। अगर सेम सिटी में है तो हम्म। आधे घंटे के लिए सही अपन मिल के आ गए, तो हम्म। वो चीज़ें रहती थी। और जैसे आपने खुद में उलझन वाला बात किया, तो मेरे हिसाब से हर किसी की लाइफ में ऐसे 2-3 लोग होने चाहिए जिससे आप अपनी ये सब बातें शेयर करें तो वो लोग सुलझाने के लिए हो। तो मेरे भी लाइफ में ऐसे दोस्त थे, कुछ पीएससी स्टूडेंट भी थे, कुछ नॉन पीएससी वाले भी थे। जैसे मुझे ज़्यादा पीएससी से ऐसा भड़ास रहता था कि यार रोज पढ़ रहे हैं, अब गुस्सा आ रहा है, कुछ और बातें करनी है, तो मैं उन दोस्तों को फ़ोन लगाती थी, उनसे उनकी बातें पूछती थी पीएससी से हट के। तो इस तरीके से मेरा जो डिस्ट्रैक्शन था या कुछ भी तरीके का डिमोटिवेशन, वो दूर हो जाता था। ऐसा है। ओके, मतलब प्रॉब्लम सबको होती है पर वो डील करना पड़ता है वो। हाँ, डील करना पड़ता है, आप किसी भी तरीके से करो। अगर हम्म। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनो, या कहीं हम्म। घूमना टहलना अच्छा लगता है, आप अपनी थोड़ी सी हॉबी थोड़े हम्म। टाइम के लिए टाइम निकाल के हॉबीज़ कर लो। हम्म। या फिर अपने किसी भी दोस्त से या फैमिली वाले जो जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे हम्म। मिलके आपको लगता है कि ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप उनसे थोड़ा देर बात कर लीजिए, वो अपने आप चार्ज बूस्ट अप अप हो हो जाओगे। जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है। तो फिर जॉब के साथ आप कैसे मैनेज करते थे चीज़ों को? एक्चुअली में क्या हुआ कि जब हमारा प्रीलिम्स हुआ 2021 में, उसके बाद मेरा ट्रेनिंग आ गया निमोरा का, वो ऑनलाइन हुआ। तो ऑनलाइन हुआ तो उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि मैं घर में ही रहती थी, और जो नया रायपुर में है मेरा ऑफिस इंद्रावती में, तो नया रायपुर आने का जो मेरा आने जाने का जो 2 घंटे का था वो कोपअप हो गया। तो 1.5 महीने तो पूरे इस तरीके से बीत गए कि ट्रेनिंग चल रही थी, तो मुझे अराउंड 6 घंटा ऐसे मिल ही जाता था, मतलब अपने घर में। और फिर जब ऑफिस शुरू हुआ, तो मेरे जो कलीग थे, वो सीआई है, तो उन्होंने सजेशन दिया कि जब ऑफिस से जाओगे तो एकदम ज़्यादा थकान रहेगी, क्योंकि बस से हम लोग आते जाते हैं नया रायपुर, तो थकान रहेगी, तो तुम मतलब घर जाके एक काम करना कि एटलीस्ट 9-10 बजे तक रात को सो जाना, और फिर हम्म। सुबह के 3-4 बजे तक पढ़ना, 4 घंटे सो के फिर ऑफिस कंटिन्यू करना। तो मैं वैसे ही करती थी, यहाँ से जाने के बाद 6:30 बजे घर पहुँचे, हम्म। 7 बजे सो गए। हम्म। बहुत ज़्यादा थकान लगती थी, नींद भी आ जाती थी, हम्म। वही 9-10 बजे रात को उठे, हम्म। फिर खाए पिए, फिर वही सुबह के 3-4 बजे तक पढ़े, फिर सो गए 4 घंटा, 8 बजे उठे, फ्रेश हुए, फिर ऑफिस जाने की तैयारी। तो इस तरीके से चला। और फिर 10 दिन की मैंने छुट्टी भी ली थी अपने ऑफिस से, 12 दिन की। हम्म। तो इससे कोप अप हो गया पूरा प्रीलिम से लेके मेंस तक का सफ़र। पर यह है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन हाँ करके हाँ, रखे, वो वो छः आठ मेंटेन घंटा था, छः हाँ आठ वो घंटा ज़रूरी था कि आप किसी भी तरीके से वो टाइम निकालें, हम्म। चाहे जैसा भी हो। जब कोई काम आपको अपना कम करना पड़े या नींद कम करनी पड़े, हम्म। तो हो गया था वो। पहले के अटेम्प्ट में आपका क्या क्या हुआ था गड़बड़, जिससे आपके रैंक पीछे थे? उसके बाद आपने क्या ऐसा इम्प्रूव किया कि आपका रैंक इम्प्रूव हो गया? पीएससी 19 में जब मतलब 18 का तो प्रीलिम्स ही मेरा क्लियर नहीं हुआ था, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं थी, तो 19 में मेरा सब क्लियर हो गया। 19 में मुझे ये कमी महसूस हुई, मेंस में मैंने जब अपना आरटीआई कॉपी निकाला तो मैंने देखा और दूसरे से कंपेयर किया, तो मुझे ये पता चला कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो जिनके बारे में मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता था, लेकिन कुछ बातें पता थी, लेकिन मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, पूरा नील छोड़ दिया था, उसके कारण मुझे 0-0 मार्क्स मिले। भाई अगर मैं कुछ भी उसमें थोड़ा सा लिखती उससे रिलेटेड, तो हो सकता था मुझे 0.5 या 1 या 2 नंबर मिलते, और ऐसा ऐसा करते बहुत ज़्यादा नंबर जुड़ जाता मेरा, और मेरे रैंक में भी सुधार होता। तो वो चीज़ मैंने फिर बात की तैयारी में ध्यान रखा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस ना छोड़ूं, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं, क्योंकि ऐसा तो नहीं निगेटिव मार्किंग देगा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को इस बार अटेम्प्ट किया, जितनी मतलब मुझे नॉलेज था सबको लिख दिया, भले वो सही ना हो, थोड़ा बहुत उसके आसपास हो। और इस उसमें मुझे 0 नहीं मिला, मुझे यही 0.5, 1, 2 इस तरीके का नंबर मिलता गया, और मेरा रैंक सुधर गया। ओके, मतलब जो चीज़ें गलती हो रही थी उनको हाँ आपने हाँ, इम्प्रूव मतलब कर। आप एनालाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है आपके आरटीआई कॉपीज। अगर आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, हम्म। आप अपने जो अच्छे रैंक होल्डर है जिनके मार्क्स अच्छे आए, आप उनसे उनकी शीट के साथ अपनी शीट कंपेयर कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी कमी है उसको सुधार कर सकते हैं। और आपके 2020 के अटेम्प्ट में क्या हुआ था? 2020 के अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ था, मैं अच्छा। थोड़ी सी हड़बड़ा गई थी, ये भी मेरे को बोलना है कि
जब आपका सेंटर रहता है तो एक बार प्रॉपर, जैसे उसमें लिखा रहता है ना, एक दिन पहले आप जाके चेक कर ले वाला, हम्म तो मैंने वो नहीं किया था। और हम्म एकदम नया डेस्टिनेशन था, अमलेटी में मिला था शायद मुझे, हम्म तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया और ढूंढने में और लेट हो गया। हम्म। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट मिला के कहीं ना कहीं, मतलब वो ओके एग्ज़ाम के ओके दिन ओके। ऊपर नीचे हो गया, तो मैं अच्छे से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाई, तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था मेरा। तो भाई प्रॉपर जो निर्देश लिखे रहते हैं उनका पालन करें, सेंटर को जाके अच्छे से पता कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम वाला वो जो 2 घंटे का टाइम रहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स का। आगे की सारी जर्नी वही तैयार करता है आपका। तो इसलिए आप प्रीलिम्स वाले दिन पूरा प्रॉपर अपने आप को थोड़ा सा पहले टाइम निकाल के जाएं, आधा घंटा पहले भले चले जाएं, लेकिन आपका ये माइंड, रिस्क नहीं लेना हाँ, ये चाहिए कि रिस्क नहीं लेना चाहिए कि हम उसी दिन चले सेम जाएंगे, डे पे जाके या कर फिर लें। पहले से गूगल करके रख ले, हम्म। ये सब। क्योंकि इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक हाँ, छोटी सी छोटी सी गलती, गलती के कारण बहुत भारी पड़ जाता एक है वो। साल, पूरा 1 साल छूटेगा, ऐसा है। तो रिस्क नहीं लेना हाँ। है। बिल्कुल। और पीएससी में, हाँ बताइए बिल्कुल। मतलब, और अगर आप प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता है तो हम थोड़े से ज़्यादा हताश हो जाते हैं, तो वो हम्म हताशा जो है वो भारी पड़ती है। एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना तो अलग बात है, लेकिन हम जो डीमोटिवेट होंगे ना, वो हम्म। थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आ, बोला जा रहा है कि प्री में थोड़ा पैटर्न अब चेंज होने लग गया हाँ। है और उसका सामना आप ही लोगों ने किया है, हाँ। और उसके साथ साथ आपने तो मतलब डिप्टी कलेक्टर भी बन गए हैं, तो क्या चेंज आपने महसूस किया और अब स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को मोल्ड करना चाहिए? मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब मैंने 2018 में पहली बार प्रीलिम्स दिया था, तो उस समय ऐसा पैटर्न रहता था कि नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे, करंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक अफेयर्स का कुछ हो गया, इकोनॉमिक सर्वे का, और एक नॉर्मल पैटर्न रहता था कि अपन जितना पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया व्यापम का, तो उससे ही अपना हो जाता था। लेकिन अब कुछ समय से ऐसा हो रहा है, जैसे 20 से शुरू हुआ, उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई कर रहा है। यूपीएससी का जो प्री क्लिम्स का लेवल रहता है कि कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, एक हम्म दो दोनों सत्य है, एक दो तीन सत्य है, इस हम्म तरीके के ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हम्म तो थोड़ा सा अप्रोच हम लोग को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेलिंग में ये चीज़ें पढ़नी होगी। करेंट अफेयर्स, करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं, हम्म। तो उस पर हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। उसके अराउंड जो चीज़ें पूछी जा सकती है उसको हम अच्छी तरीके से पढ़े, तो आई थिंक वो एक अच्छा तरीका होगा प्रीलिम्स निकालने का। ओके, करंट के ऊपर फोकस हाँ, करना फोकस, चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स में वैसे ही टाइप के क्वेश्चन थोड़े आते हैं, मतलब हिस्ट्री वगैरह को अगर अपन थोड़ा साइड रख दे तो बाकी के जो मैटर्स रहते हैं वो उसी के अराउंड घूमते रहते हैं। तो क्या रीज़न है जिन लोग, क्योंकि ऐसे मेरे भी दोस्त हैं हाँ। और स्टूडेंट्स हैं, वो ये बहुत बात को कहते हैं कि 1920 तक जो हम लोगों ने तैयारी की थी निकल रहा था, पर ये 21-22 से चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या है। हाँ। तो क्या किन चीज़ों पे अब एकदम ही ध्यान देना है? देखिए, 21 में तो मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई, 20 में भी दिक्कत हुई थी हम्म प्रीलिम्स के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आप तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे कंटिन्यू रखें। पेपर को जो सॉल्व करने का तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब मेरे टीचर ने बताया था टुटेजा में कि, और मैंने उसी को ही फॉलो किया, कि जैसे आप पहले, हम पहली बार चले पूरा 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन, और उसमें जो क्वेश्चन के हमको आंसर पहली बार में आ जा रहे हैं उसको अपन टिक करते जाएं। और हम्म फिर उसके बाद सेकेंड राउंड चले, उसमें फिर अपन को जिसमें डाउट है कि 50-50% वाला है कि ये दो में से एक हो सकता है, हम उसको चूज़ करें। और थोड़ा सा रिस्क लेके, जैसे अब उनको लग रहा है पूरा पहली बार चलने के बाद कि मेरे 40 क्वेश्चन है वो परफेक्ट है एकदम, मैं इसमें श्योर हूँ कि मेरा ये सही है, हम्म तो अब थोड़ा सा अंदाजा लग गया कि यार पेपर टफ है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा और अटेम्प्ट करना है 10-12 क्वेश्चन, तो फिर मैं दूसरा राउंड चलूंगी, और जिसमें 50-50% वाला चांस है उसमें थोड़ा सा सोच समझ के कि ए सही हो सकता है कि सी सही हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क लेके अपन उसको सॉल्व करें। तो फिर इस तरीके से प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज होगा। और तैयारी में यह है कि तैयारी में अपन को थोड़ा सा डीप में जाना होगा, ये है। डेफिनेटली चीज़ें जाननी पड़ेंगी। क्योंकि अभी प्रीलिम्स में ऐसा हो रहा है, हम पढ़ के कुछ और जा रहे हैं हम्म और वो आता कुछ और है। हम्म तो वो पूरी तरीके से आपका जो स्टैंड 2 घंटा वाला जो टाइम है ना, उसमें आप किस तरीके से खुद को संभाल के रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर टिक लगा रहे हैं, वो काम आ रहा है, ओके ऐसा है। ओके। तैयारी कैसे करनी चाहिए, मतलब प्री की तैयारी करें, पहले प्री क्लियर करें उसके बाद मेंस की करें, कि दोनों को एक साथ मिलके करना चाहिए? देखिए, जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से मेरा फोकस मतलब प्री पे रहना चाहिए पूरा। और कई
इंस्टीट्यूट वाले वैसे ही कराते। प्रीलिम्स के जो टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री है, प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में कवर है, तो वो हिस्ट्री का प्रीलिम्स वाला भी कवर कराते जाते हैं और साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताते जाएंगे टॉपिक से कि इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, उसके अकॉर्डिंग आप मेंस के भी आंसर तैयार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो फिर आप उसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे दर्शन है, समाजशास्त्र पेपर 6 है, कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे मतलब कई सारे ऐसे पार्ट है जो प्रीलिम्स में कवर नहीं होते, सिर्फ मेंस में कवर होते हैं, तो आप उसको प्रीलिम्स के बाद उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ओके। मतलब साथ में आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को शुरू करें जो मेंस में भी है, और जो सिर्फ मेंस वाले सब्जेक्ट्स है वो आप प्रीलिम्स खत्म होने के बाद शुरू करें। बात कर सकते हाँ, हैं। ओके। मतलब पहले एक चीज पे आप फोकस फोकस रखिए रखें। हाँ, और ऐसे कि दोनों में कवर पर हो जाए दोनों में आपका। कवर हो जाए, मतलब जो हम्म। सब्जेक्ट दोनों में कवर होते हैं उसको आप दोनों के लिए तैयारी करें, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। और जो फुल्ली मेंस वाले हैं उसको आप प्रीलिम्स के बाद उसकी तैयारी शुरू करें। ओके। और राइटिंग प्रैक्टिस कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? राइटिंग प्रैक्टिस तो मेरे साथ प्रीलिम्स के साथ साथ ही आप कंटिन्यू करते जाएं तो वो बेटर है। ओके। आप भी लिखने का कब से स्टार्ट कर दें? मतलब यूजुअली एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद कर लेना चाहिए कि टॉपिक खत्म होने के बाद करना चाहिए? मेरे ख्याल से टॉपिक खत्म होने के बाद करना ही ज़्यादा बेटर होता है, कि अपन, क्योंकि एक फ्रेश फ्रेश पढ़ा हुआ रहता है, चीज़ें भी याद रहती है, तो वो अच्छे से कवर अप हो जाता है। ओके। ओके। थोड़ा सा मेंस के बारे में बताइए पहले तो। उन लोगों के लिए जिनका अभी जस्ट मेंस है, कि क्या आप क्या टिप्स देंगे कि भाई ये चीज़ें तो एकदम ध्यान रखना? हम देखिए, मेंस के लिए तो ऐसा, जितना कम टाइम बचा है आप बस ये तैयारी, ये कोशिश करें कि कुछ नया ना पढ़े। नया तो पढ़ने का अपने पास टाइम ही नहीं है, जो चीज़ें हम लोगों ने पहले से याद करके रखी हुई है हम उसी को अच्छे से रिवाइज करें, पूरा सब्जेक्ट को कवर करते हुए एक प्रॉपर पहले टाइम टेबल बना ले, खुद को काम डाउन करें। पहला तो ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी ही होना चाहिए कि इतने जल्दी एग्जाम है, तो काम डाउन करके एक थोड़ा टाइम टेबल बनाए कि इतने इतने सब्जेक्ट है, मैं इतने सब्जेक्ट को इतने समय में पढ़ सकती हूँ, इतने समय में रिवाइज कर सकती हूँ, और उस टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो करें। ओके। ओके। मतलब मल्टीपल रिविजन्स के साथ प्रैक्टिस बस रखें नई चीज़ों को। हाँ, नए चीज़ों को, मतलब अभी वालों के लिए तो ऐसा है कि रिविजन ही ज़्यादा है, और नए चीज़ों पे तो वो लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकते अभी। ओके। और अगर कोई शुरू से ही जो मेंस की तैयारी करना चाहता है उनके लिए क्या टिप्स देंगे? शुरू से जो मेंस की तैयारी करना चाहता है उनके लिए ये है कि जब पहली बार पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो पहले ये फोकस करें कि चीज़ों को याद अच्छे से करें, और साथ ही साथ उसके नोट्स। तो हम लोग को 3 काम करने हैं साथ में। एक तो हमको याद करना है, मतलब एकदम कंठस्थ जिसको बोलते हैं ना, कंठस्थ कर डालना, कि कोई हम्म। टॉपिक पूछे तो फट से हम हम्म। बता दें, तो उस टाइप का पहले यह करना है। दूसरा चीज़ यह है कि अपन को नोट्स बनाना है, अपने हाथ से लिख के, भले बुक में वो एज इट इज़ वो टॉपिक लिखा हो, लेकिन अपने हाथ से लिख के अपन को नोट्स बनाने हैं। और तीसरा ये समरी बनाना है कि जो अपन को एग्जाम में, चूंकि लगातार एग्जाम होता है 4 दिन तक, तो उस दौरान हमको काम है, इसलिए अपन को समरी नोट्स बनाना है। मैं वो नहीं बना पाई थी, लेकिन वो बहुत हेल्प करता है, मतलब उसके कारण मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। तो वो 3 चीज़ें हम लोग, अपन अपना मेंस का जो भी टॉपिक हो रहा है, जैसे आज 3 क्लासेस हुई है, तो हम वो 3 क्लासेस होने के बाद घर में आके पहले उसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ भी आएगा, याद भी हो जाएगा, फिर उसके नोट्स बनाए, और फिर पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद उसके समरी नोट्स बनाए। समरी नोट्स बनाए, इससे क्या है वो रिवीजन होने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प। आसानी होगी, क्योंकि एक दिन में इतना कम टाइम रहता है, अगर आप देखा जाए तो एक दिन में आप 6 सब्जेक्ट को लेके जाते हो, और एक दिन में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, तो तब वो समरी काम आती है। तब उस समय बहुत खाना पड़ना। थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए, आपने तो दिलाया हुआ है, हाँ, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? इंटरव्यू पे मेरे, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेन फोकस वो लोग आपके बायोडेटा पे ही करते हैं। जो 2 पेज की आपकी मतलब कॉपी रहती है वो, आई थिंक, हाँ, 2 पेज का ही रहता है, वो सबके पास जाता है, व्यक्तिगत विवरण टाइप का रहता है, उसमें आपका पूरा लिखा हुआ रहता है, फिर वो कॉपी ही आपके इंटरव्यू लेने वालों के पास रहती है, तो वो लोग उसी से ही उठाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मेरा B.Com है, M.Com है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा जगह है कवर्धा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से बहुत हुए थे। मेरी हॉबी थी ड्राइंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए थे। तो ये है कि इंटरव्यू में आपका मेन फोकस रहेगा बायोडेटा पे, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ रहेगी करंट अफेयर्स पे। और बाकी तीसरा अपना जो स्टैटिक पार्ट है, जो अपन प्री और मेंस में पढ़ते हैं, उससे थोड़ा बहुत, अगर कोई उसी फील्ड का प्रोफेसर हुआ, जैसे हिस्ट्री का कोई प्रोफेसर है, तो उसमें से थोड़ा सा घुस के पूछेगा,
इस टाइप का होता है। तो दो मेन चीज़ें हैं, बायोडाटा और करेंट अफेयर, और तीसरा आप तो पहले से ही पढ़ के रखे हुए रहते हैं प्रीलिम्स और मेंस का, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। और ये एक चीज़ है कि इंटरव्यू में बहुत काम डाउन होके जाना रहता है, ऐसा नहीं रहता कि कोई आपसे वो खा जाएंगे टाइप वाला, क्योंकि जहाँ पर आप अपना लूज होना शुरू होते हैं, थोड़ा घबराना शुरू करते हैं, तो वो आपके चेहरे पे नज़र आने लगता है, और उससे कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप एकदम काउंट डाउन रहे, आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन का आंसर आए, आप बस सॉरी बोल के भी आगे बढ़ सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ था, आप जब गए थे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे नहीं, पूछे गए? मुझसे तो मिस्टेक हुई थी। क्या है ना, अपने अंदर टेंडेंसी रहती है कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मैं आंसर दूंगी, हम्म अपन जल्दी से नहीं नहीं बोलते हम्म या सॉरी हम्म नहीं बोलते। हम्म तो ऐसा मेरे साथ भी था कि नहीं आ रहा है तो मैं सॉरी नहीं बोल रही थी, लेकिन कंटिन्यू करना, ड्रैग करने की कोशिश, तो वो चीज़ अपने अंदर मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, ये मॉक इंटरव्यू से सुधरता है, वो सब आपको गाइड करते हैं। तो वो चीज़ आप में डेवलप करनी है कि अगर नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दें, पहले उनकी बात को सुने, थोड़ा देर पॉज ले, थोड़ा सा क्या आंसर देना है वो कुछ सेकंड के लिए रुके, वो सोचे कि क्या आंसर देना है, फिर आंसर दें। तो ये सारी चीज़ें आपकी मॉक इंटरव्यू से थोड़ी बहुत सुधरती है। और मेरे साथ भी वही दिक्कत हुआ था, इसलिए मेरे मार्क्स थोड़े से कम ही आए थे, 80 मिला था मुझे पहले अटेम्प्ट में। हम्म और दूसरी बार भी मैंने वही मिस्टेक की, हम्म हाँ, उसमें भी 85 मिला। तो है, आप वो सब गलतियाँ ना करें। गलतियां ना हाँ, करें, पर इतना रखें कि मेंस में इतना अच्छा कर लें। कर ले कि इंटरव्यू में थोड़ा टेंशन कम हो जाए कि आखिर कितने मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ, ये एक अलग बात रहता रहती है। है। टेस्ट सीरीज कैसे आप यूटिलाइज करते थे? टेस्ट सीरीज मैंने एक एक ही ज्वाइन किया था। हम्म पहली बार जब मैंने 19 में दिया था तो टुटेजा का ज्वाइन किया था, और दोनों बार मैंने ऑनलाइन ही दिया। इस बार भी मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि ऑफिस था तो मतलब मैं राजेंद्र नगर जाऊँ और वहाँ टुटेजा के मतलब जो भी है क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो मैंने ऑनलाइन ही मतलब वो लोग टेस्ट पेपर भेजते थे और मैं उसको प्रिंट निकलवा के फिर देन क्वेश्चन आंसर लिख के उनको सेंड करती थी, और वो जो भी रिव्यू होता था वो लोग स्कैन करके मुझे भेजते थे। इसके अलावा मैंने एक पब्लिकेशन का शायद बुक आता है जिसमें क्वेश्चंस छपे रहते हैं और उसका आंसर आपको लिखना रहता है, पूरा वो मेंस के क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में रहता है। तो मैंने वो भी ले लिया था कि मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है कि उन पे मैं डिपेंडेंट रहूँ। एटलीस्ट ये देखने के लिए कि मैं 3 घंटे में 200 नंबर का क्वेश्चन बना पा रही हूँ कि नहीं बना पा रही हूँ, ये देखने के लिए मैंने सिर्फ खुद सेल्फ एनालिसिस के लिए वो बुक ले लिया था। और मैं 2 घंटे का टाइम सेट करके फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करती थी कि मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं कुछ टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने वो भी प्रैक्टिस की और वो बहुत मतलब हेल्प किया बहुत था तो उसने हेल्पफुल मुझे। रहता है। जब आपसे चीज़ें नहीं बनती थी तो कैसे करते थे, क्योंकि कई लोग, कई स्टूडेंट्स टेस्ट ही इसलिए नहीं दिलाते कि अगर गड़बड़ हो जाता है, मार्क्स कम आ जाता है, रैंक पीछे आ जाता है तो वो छोड़ देते हैं। भले उसी चीज़ को 10 बार रिवाइज कर लेंगे पर टेस्ट नहीं दिलाएंगे। तो आप जब गलती करते थे कैसे एनालाइज करते थे और आप कैसे लेते थे उन सेटबैक्स को? मतलब इसमें टेस्ट सीरीज में मेन ये रहता है कि आप जो भी मतलब जब दिला रहे हैं टेस्ट तो उस सब्जेक्ट की पहले प्रॉपर तैयारी कर लें और उसके बाद फिर टेस्ट चलाएं। और ये नहीं सोचना है ये तो हमारा सही रिजल्ट तो है नहीं, हम्म ये सोचना ही नहीं है कि यार रैंक कम हो गया या नंबर कम आ गए या तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, हम दिलाए कैसे। वो चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को सोचने के पीछे पड़े तो आप टेस्ट सीरीज दिला ही नहीं पाएंगे, और जितनी गलतियां जो आपको पहले कर लेनी चाहिए थी वो गलतियां आप सीधा मेन एग्जाम में दिलाएंगे और वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें ना सोचें। अगर आपके पास टाइम कम है या जैसे भी है, आप पहले पढ़ लें। हिंदी का पेपर 1 का सब्जेक्ट है, पेपर 1 का पेपर है, पहले तो ऐसा होता है ना तोड़ तोड़ के पेपर लेते हैं कि पहले हिंदी का लिए, फिर इंग्लिश का लिए, फिर जब दूसरा चक्र चलता है तो फिर पेपर 1 एक दिन होता है, फिर पेपर 2 होता है। तो आप शुरू से ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज को, तो और धीरे धीरे उसको पढ़े कि हिंदी का पहला पेपर है तो पहले हिंदी को कवर कर लिए, फिर इंग्लिश को। टेस्ट सीरीज का ये भी फायदा रहता है कि आपका पूरा एग्जाम का जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं वो कवर अप हो जाते हैं हम्म तैयारी के चक्कर में, और साथ साथ में अच्छे से तैयारी हो जाती है। ओके, इस तरीके से पूरा हम लोगों को प्री मेंस इंटरव्यू का हाँ, मतलब ध्यान रखना चाहिए। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना सारा चीज़ें हैं, सबको कैसे रिवाइज करना चाहिए, कैसे अपने दिमाग में रिटेन करके रखना चाहिए? मतलब मेरा तो ऐसा रहता था कि क्लासेस जो साथ में चलती जाती थी तो मैं उसी दिन उसको रिवाइज कर लेती थी। और मेरा टेक्निक ये था कि पहले दिन जो टॉपिक मतलब जैसे कि हम पढ़ के गए आज खनिज हुआ क्लास में, तो उसको एकदम अच्छे से याद कर लिया। पहली बार आप पढ़ते हैं ना तो वो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो जल्दी से याद भी होता है। तो पहले दिन जो है मैं अच्छे से पढ़ी, उसको पूरा अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश की,
खनिज वाले चैप्टर में तो इतना सारा जगह रहता है छत्तीसगढ़ में कि यहाँ ये मिलता है, वहाँ वो मिलता है, उसको एकदम अच्छे से पहले दिन याद कर लिया। और आप एक बार याद करोगे तो याद तो होगा नहीं, फिर दूसरे दिन उसी को पढ़ा, तीसरे दिन फिर से पढ़ा, चौथे दिन फिर से पढ़ा, तो ऐसे आप 4-5 दिन तक कंटिन्यू उसको पढ़िए, तो वो अच्छे से आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा। टेक्निक यही है कि जो टॉपिक एक दिन हुआ है आप उसको 4-5 दिन तक खींचिए, रोज पढ़िए, रोज रिवाइज करिए, तो वो याद हो जाता है। पर टाइम कैसे निकालें इतना, क्योंकि आप हर दिन के बाद बहुत बहुत आगे बढ़ते जाते हाँ, हैं, ये तो है। तो पुराने के लिए कैसे इतना टाइम निकाला जाए? देखिए मेरे पहले बार जब अपन जैसे साथ साथ, पहले तो यही है कि जो क्लास में जिस दिन हो रहा है सेम डे, आप उसको पहले फोकस करें पढ़ने के लिए, और उसके बाद जब टाइम मिल रहा है तो आप फिर पिछला रिवाइज करें, और उसके लिए टाइम निकालना जरूरी है, चाहे जैसे भी निकाले, क्योंकि अगर आप पहले जो पढ़ चुके हो वो आप भूलोगे ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि या पहले जो मैंने पढ़ा है वो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए साथ सेम डे पे जो हुआ है उसको भी रिवाइज करें, और पहले जो हो चुका है एटलीस्ट 2-3 दिन जो पुराना है, बहुत पुराना नहीं है, 2-3 दिन जो पुराना है अपन उसको भी याद करते चले। फिर जैसे एक टॉपिक खत्म हो गया या एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकाले कि यार आधा घंटा मेरा हिस्ट्री तो खत्म हो चुका है, वो मेरे मुझसे छूटे ना या मैं उसको भूलूँ ना, इसलिए मैं उसको हर आधे घंटे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहूँ। तो वो आप टाइम निकाल के पिछला वाला जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते हैं। उस तरीके से हाँ, मतलब आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बहुत स्किल ज़्यादा है। आप ज़रूरी क्या है। क्या चैलेंजेस फेस करते थे जब आप तैयारी करती थी? आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? मतलब मेरा तो ऐसा था कि मुझे प्रॉपर टाइम मिला जब मैंने हम्म तैयारी शुरू की थी, हम्म तो थोड़ा दिक्कत ये आता था कि चीज़ें इतनी सारी थी याद करने के लिए कि आखिर याद कैसे हो, या फिर एक दिन पढ़ रहे हैं 3-4 दिन तक तो ठीक है अपन याद किए, फिर दूसरे हफ्ते से फिर से भूलना शुरू हुआ, और फिर कुछ चीज़ याद आता था कि यार वो तो अपन पढ़े थे लेकिन वो तो याद ही नहीं आ रहा है, तो वो एक हताशा होती थी कि अपन हम्म तो वो पढ़ चुके हैं फिर हम्म क्यों याद नहीं आ रहा है मुझे, हम्म ऐसा होता था। तो उसके लिए डील करने का यही तरीका है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें, जो चीज़ें हो चुकी है उसको फिर से पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ मेरा मेन ये था, या सबके साथ यही दिक्कत होती है हम्म कि हम भूल रहे हैं। हम्म तो मेरा सबसे बड़ा मतलब चैलेंज वही था, मेरी दिक्कत वही थी कि हम मतलब यार मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ये फिर पढ़ने का क्या मतलब हुआ, ऐसे में तो मैं एग्जाम वाले दिन भी भूल जाऊंगी तो क्या करूंगी। हम्म तो उसके लिए यही एक तरीका है कि जो आपका हो चुका है पहले उसको भी थोड़ा सा साथ लेके चलते जाए, और खुद को थोड़ा भरोसा दिलाए कि ठीक है तू अभी उसको नहीं पढ़ रही है, लेकिन जैसे ही बुक उठा के हम रिवाइज करना शुरू करेंगे वो चीज़ें याद आना शुरू हो जाएगी, और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली बार जब हम पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा लगा, दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार में और कम, फिर जब हम 4-5 बार पढ़ लेते हैं ना तो रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है। ओके तो ओके तरीका यही है कि आप चीज़ों को बार बार पढ़ें, भले आपके पास इतनी सी मटेरियल हो, छोटा सा हो, थोड़ा सा हो, लेकिन उसको आप एकदम अच्छे से दिमाग में रखें, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको एकदम परफेक्ट टिक करना है। आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप चीज़ों को भूलो, गलत टिक हुआ मार्क्स आपको नेगेटिव मार्क्स चला जाएगा। तो आपके दिमाग में चीज़ें एकदम सटीक याद रहनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। वैसे ही मेंस में है, आपको वही थोड़ा सा ही सोचने के लिए टाइम मिलता है, 200 नंबर का पेपर है, इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप वहाँ पर कॉपी किताब लेके सोचने के लिए नहीं बैठ सकते कि यार क्या है करके। तो इसलिए है कि आप जब भी चीज़ों को पढ़ें एकदम अच्छे से पढ़ें, भले उसमें टाइम ले, लेकिन आपके दिमाग में वो घर कर जाए इस तरीके से पढ़ना है। ओके। आपको, मुझे ऐसा लगता है ना कि पढ़ना और याद करना भी एक कला है, हाँ, कि ना आपको किस तरीके से चीज़ों को याद करना है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक बार ऐसे करके ऊपर से देख के जाने से नहीं होता है। पहली बात तो सिर्फ कोचिंग जाने से नहीं होता है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। आपको कोचिंग में जैसे आप मेरे टीचर हैं, आपने मुझे कुछ पढ़ा दिया, तो वो चीज़ तो मुझे थोड़े समय के लिए याद रहेगी, हम्म धुंधली-धुंधली याद रहेगी। आप घर में जब आके उसको पढ़ेंगे प्रॉपर अच्छे से, सर लोग तो क्या है बताते जाएँगे, आप अपने कॉपी में नोट करते जाओगे, एक लाइन लिखा है, ऐसा थोड़ा बिखरा हुआ लिखा रहेगा। आप घर में आके थोड़ा उसको प्रॉपर एक बार लिखेंगे, अच्छे से तरीके से याद करेंगे, फोकस करके कि हाँ यार ठीक है, सर ने ये बताया था। अ, तो वो चीज़ अलग होता है, घर में आकर के तो पढ़ना ही है, और घर में आके ज़्यादा मेहनत करनी है आपको हम्म कि तो वो अच्छे से याद हो जाए। अपना पीएससी क्या है, मेन रटने वाला पोर्शन ज़्यादा है, हम्म मतलब थोड़ा सा। तो
याद तो आपको करना ही पड़ेगा, याद करने का कोई अदर ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा शांत जगह में, थोड़ा सा नॉइस से अलग। जैसे फैमिली में अगर आप रहते हो तो मेरा ऐसा रहता था कि भाई मम्मी अब मैं बंद हूँ रूम में, अब डिस्टर्ब नहीं करोगे, ऐसे वाला चीज़ रहता था। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से दूर रह के 2-3 घंटे एकदम अच्छे से पढ़ो, याद करो। तो स्ट्रेटजी वही है कि आप पहली बार जब पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से याद करो उसको, कि एक एक चीज़ आपको एकदम याद हो जाए, और फिर दूसरी तीसरी बार में आपको कम टाइम लगते जाएगा। ओके ओके। नोट्स कैसे बनाना चाहिए, एक इफेक्टिव नोट्स मेकिंग टिप्स आप बताइए। देखिए, मेरा तो ऐसा था कि मैं लकी रही हूँ इस मामले में नोट्स बनाने के लिए, कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी टुटेजा में। तो फैकल्टीज भी मुझे अच्छे मिले, रायपुर बिलासपुर दोनों से। और वो लोग क्या थे कि उस समय बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, ना टुटेजा की बुक्स मेरे पास ज़्यादा थी, और ना ही कोई अदर बुक स्टोर से भी अगर बुक नहीं मिल पा रही थी। तो सर लोग जो नोट्स सेंड करते थे पीडीएफ के फॉर्म में, उससे जो मेरे काम की चीज़ें थी उसी से मैंने मतलब सिर्फ वही मटेरियल पे फोकस करते हुए मैंने अपने नोट्स बनाए। मतलब ऐसा नहीं था कि वो पीडीएफ मिल गया तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ, उसका प्रिंट निकाल के पढ़ रही हूँ। मैंने अपने कॉपी में उसी को पूरा लिखते गई, जो काम की चीज़ें थी मुझे लगा कि इसको हाईलाइट करना चाहिए, इसमें अंडरलाइन होना चाहिए, ये मेन फोकस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स बनाते हुए चली। ओके। करंट अफेयर को कैसे तैयारी करना चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ा जाए कि वो मंथली मैगजीन से हो जाएगा? मेरा करंट अफेयर्स के लिए अप्रोच ये था कि न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना है। जैसे दैनिक भास्कर मैं प्रेफर करती हूँ पढ़ने के लिए, तो वो एक अपना आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, पढ़ना तो डेली हर किसी के रूटीन में होता ही है, अपन को भी वैसे ही पढ़ना है। प्लस उसके बाद दूसरा रहता था कि मैं थोड़ा 10-15 मिनट टाइम जो टेलीग्राम के कुछ न्यूज़ चैनल्स होते थे उनको देती थी, देखती थी। उससे क्या है, जैसे कि दैनिक भास्कर के अलावा जो दूसरे न्यूज़पेपर है उनके जो कटिंग इम्पॉर्टेंट अफेयर होते थे, जैसे कि कोई G20 का समिट हो रहा है या कोई चीज़ हो रहा है, तो वो प्रॉपर आपको टेलीग्राम में अच्छे से अवेलेबल हो जाता था, तो उसको एक बार देख लिया। फिर एक ये है कि आपको हफ्ते में कई यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे कोको का हो गया या ई पाठशाला वगैरह का, तो वो मैं रोड नोट करते जाती थी अपनी कॉपी में, करंट अफेयर्स की कॉपी बनाई थी, और साथ साथ उसको याद भी करते जाती थी। और फिर जैसे प्रीलिम्स का 1 महीने का टाइम बचा है या 2 महीने का टाइम बचा है, तो पूरा एक मंथली मैगजीन आता है, अर्जुना का आता है, बीके नायक है, टुटेजा वगैरह का है। तो उसमें से आप कोई भी एक बुक उठाओगे, चूंकि आप पूरे साल भर से उसका तैयारी कर रहे थे, अपनी कॉपी में नोट्स बना के उसे याद भी करते चले, तो अब तो जो आखिरी में जो मैगजीन आता है उसको आपको बस पलटाने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा रिवाइज करने का ज़रूरत पड़ेगा, और वो पूरा आपका याद हो जाएगा और वही काम आएगा। वो काम आ जाएगा। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम बिताना चाहिए, और कैसे उसको नोट करना चाहिए? मतलब मेरा तो ऐसा था, मैं न्यूज़पेपर को जनरली पढ़ती थी, हम्म। लाइक ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ टाइप का। मेरा जो मेन जो नोट्स बनाने वाला चीज़ रहता था वो टेलीग्राम से मुझे मिलता था, टेलीग्राम से, और जो साप्ताहिक करंट अफेयर के जो वीडियोस आते थे मैं उससे मतलब कलेक्ट करती थी नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें तो हमारी काम की होती नहीं है, बहुत कम चीज़ें ही होती थी। तो जैसे कुछ एडिटोरियल आ गया, इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो लिख लिया अपना कि ऐसे के टॉपिक के लिए वो काम आ जाएगा। कुछ समिट वगैरह हो रहे हैं, मतलब सारे एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं ना उसको अलग रख के हम्म। अपना जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड रहता है उस चीज़ों को अपन को लिखना है। ओके, तो यूजुअली कितना टाइम देना चाहिए न्यूज़पेपर को? मुझे लगता है आधा घंटा तो मतलब लग ही जाता है, अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो। ओके, और कौन कौन से चैनल्स हैं जो एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए अगर टेलीग्राम पे वो देखते हैं तो? मैं मेनली 3 को फॉलो करती थी। एक तो कोको था, कंपटीशन कम्युनिटी, एक सीजीपीएससी ई पाठशाला था, और इसके अलावा दृष्टि आईएएस था। दृष्टि आईएएस के वीडियो बहुत काम आए, जैसे अब आपने कहा था प्रीलिम्स के लिए जो पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको कैसे मदद मिली, तो मुझे दृष्टि आईएएस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था, कि जो उसके जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो रहता है, इसके अलावा जो एनालिसिस वाले वीडियो रहते हैं, वो लोग थोड़ा एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू लेते हैं करंट अफेयर्स में, जो भी चीज़ें चल रही होती है उसके आसपास की चीज़ों को अच्छे से कवर जैसे करते हैं। G20 है तो हाँ, G20 क्या होता क्या है, होता कौन है कौन वो, से मेंबर तो हैं, वो हर एक पूरा चीज़। चीज़ें वो लोग वीडियो में कवर कर लेते हैं, तो वो मैं देखा करती थी, तो उससे भी मुझे हेल्प मिला प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, ऐसा हो गया था तो उसके भी 21 फिर में। आप नोट्स बनाते थे? नहीं नहीं, उसके मैं नोट्स में नहीं बनाती थी। जैसे कि कुछ लग रहा है कि एकदम इम्पोर्टेंट है, पीएससी के मेंस में आ सकता है, तो उसको कवर करती थी। हर चीज़ का मैं दृष्टि से मतलब मैंने नोट्स नहीं बनाया। वो चीज़ें आपको दिमाग में याद रहती है, आप पढ़ते हैं तो अलग चीज़ होता है, लेकिन आप जब देखते हैं कोई आपको बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है,
वो क्लिक कर जाता है। तो मेरे साथ प्रीलिम्स में भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ चीज़ें जो थी जो उन्होंने पढ़ाई थी वो क्लिक कर गई कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो फिर वो याद आ गया था। ओके, मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब आप जितने ज़्यादा अवेयर रहेंगे ना उतना ही आपको हाँ, आई इसलिए थिंक फायदा है। हेल्प करता है। हम्म। ओके, ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय एज अ गर्ल, एज अ विमेन, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस किए? और ऐसा भी होता है कि आपसे भी कई लोग शेयर करते हैं, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की और कैसे उनको इस चीज़ से टैकल करना चाहिए? मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो कभी मुझे दिक्कत नहीं आई। मतलब इनफैक्ट जब मैंने सीए ड्रॉप करने का भी मतलब क्विट जब कर दिया, तो भी ऐसा नहीं था कि नहीं यार अब तो आगे तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, शादी वादी हो जाए, ऐसा नहीं था। प्रॉपर पापा मम्मी दोनों ने बोल दिया कि नहीं कुछ अब और करो, पीएससी है तो पीएससी में ही आप करो। और इसमें भी मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि नहीं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और शादी वादी पे फोकस करो। वो चीज़ मेरे साथ नहीं आई। लेकिन मेरे कई दोस्त के दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, उनको ये सब झेलना पड़ा। और मतलब मैं सच में दिल से उनका सम्मान करती हूँ कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी वो पढ़ते हैं और एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि है दिक्कतें बहुत सारी है, कई लोगों के साथ होती है, लेकिन आपको सबसे टैकल करना है। अगर मतलब खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, अगर आपके साथ कोई तैयार नहीं है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, तो वही काम आएगा। क्योंकि जैसे एक ये प्रॉब्लम होता है कि हम कोचिंग नहीं आ सकते या जा सकते, ये एक बड़ा इशू रहता है। आजकल तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत, जब से कोविड आया है तब से बहुत सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होने ऑनलाइन हो लगी गया है। है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो गए हैं, हम्म, बहुत सारे पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं। तो एक वो तरीका ये भी हो सकता है कि हम घर पे उसको मतलब पढ़ सके अच्छी तरीके से, अगर हमको कोचिंग जाने नहीं मिल रहा है तो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी मतलब एग्जाम क्रैक कर रहे हैं और टॉपर बन रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी करने का भी एक तरीका है हमारे पास। ये भी एक तरीका है। आप ऑथेंटिक बुक्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि नोट्स? मैंने जैसे कहा था कि मतलब मैंने जो नोट्स अपने मतलब कोचिंग के नोट्स पे ही मैं ज़्यादा डिपेंडेंट रही। और मेरा बुक भी जो था वो मेरे कोचिंग के अराउंड ही घुमा है। तो मैंने उनसे बाहर निकल के थोड़ा कम ही पढ़ाई की है, क्योंकि हम्म, पहले ही इतना सारा हो जाता है, अगर आप एक बुक भी पढ़ रहे हो तो बहुत सारा है। हम्म, तो दो तीन बुक से पढ़ना ये मैंने प्रेफर नहीं किया था। ओके, ओके। अम, जैसे लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट हाँ। है, उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, हाँ। तो कैसे इतनी सारी चीज़ों को याद किया जाए? जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, तो इतनी सारी चीज़ों को कैसे अपने दिमाग में रखा जाए और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली? एग्जाम का पैटर्न तो हिंदी इंग्लिश में मतलब सेम ही है, जैसे चला आ रहा है कि पर्यायवाची आएगा, विलोम आएगा, शरणार्थी शब्द आएंगे, समुच्चारी शब्द आएंगे, एक लेटर आएगा। तो मेरा टेक्निक ये था लैंग्वेज के लिए कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी में रोज पढ़ रही थी। हम्म, हिंदी छत्तीसगढ़, इंग्लिश मेरे से थोड़ा सा वीक है। और मतलब मेरा अच्छे से हुआ भी नहीं था इंग्लिश मेंस में। तो हिंदी छत्तीसगढ़ी पर मेरा मेन फोकस था। तो मैं रोज उसको पढ़ती थी। और मेरा टेक्निक ऐसा था कि जैसे एग्जाम में पर्यायवाची आ रहा है, विलोम आ रहा है, समानार्थी आ रहा है, तो मैं रोज एक एक पेज पढ़ती थी। अब पर्यायवाची को ही आप एक दिन पूरा पढ़ लोगे बोलोगे और लेके बैठोगे तो हम्म, याद तो नहीं होगा। हम्म, तो रोज पर्यायवाची पढ़ना है एक पेज, फिर विलोम पढ़ना है एक पेज, मुहावरे पढ़ने एक पेज, कहावतें पढ़नी है एक पेज, हम्म, जितने भी पत्रिकाएं हैं हमारी वो देख लेना है एक पेज, या 10 श्लोक देख लेना है। तो इस तरीके से एक एक पेज हम्म, रोज कवर होता था हर एक टॉपिक का। हिंदी में जैसे बहुत सारे हैं, समानार्थी, हम्म, समुच्चारी शब्द, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, वो सब रोज मैं एक एक पेज पढ़ती थी। हम्म, और उसी को बस कंटिन्यू कर रही थी, एक बार खत्म हो गया फिर से पढ़ो, एक बार खत्म हो गया फिर से पढ़ो। तो उसी के कारण मुझे मतलब याद होता गया और वो काम आया। और सेम अप्रोच आपको छत्तीसगढ़ी में भी अपनानी है। ओके, ओके। मुझे यही लगता है आपका जो डायरेक्ट सीक्रेट है ना, वो ये है कि रिपीट, रिपीट, हाँ रिपीट, वो रिपीट, ज्यादा है। कोई सीक्रेट कोई नहीं है। सीक्रेट नहीं है, मैंने पहले ही मतलब बताया कि हम्म, हाँ, मतलब थोड़ा रट्टाफिकेशन है पीएससी हम्म, में। हम्म, तो वही टेक्निक काम आई। लोग जैसे बोलते हैं मुझे कि जॉब के साथ साथ आपने कैसे पढ़ाई कर ली। हम्म, तो जॉब मेरा था ही नहीं, जब मैंने पहली बार पढ़ाई की थी जॉब नहीं था, मेरा पूरा फोकस यही रिपीट रिपीट पे था। हम्म, तो वही मुझे काम आया कि जॉब के साथ मुझे सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ी। मैंने 2-3 बार रिवाइज किया और एग्जाम लिख के आया और ये सब हो गया। तो हम्म, वही टेक्निक है कि आपका एक बार हो गया, आपको बोर नहीं होना है। आप बोर नहीं हो सकते पीएससी में आके कि नहीं यार वही वही पढ़ रहे हैं, नहीं हो सकते बोर।
आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वही वही हम्म। पढ़ना पड़ेगा। तो यही एक टेक्निक है। रिपीट करते हुए हाँ फिर वो इम्प्रूव होता है। थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं। ठीक हाँ। है, जैसे आपने पटवारी का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, हम्म, कई लोग अभी हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हम्म। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बताइए कि वनडे एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है। देखिए वनडे एग्जाम्स को क्रैक करने का तो मतलब यही है कि आप जो भी साथ में पढ़ते जा रहे हैं, हम्म। थोड़ा सा कुछ एग्जाम होता है जो अपने आप में अलग होता है। जैसे कि एसआई का भी एग्जाम है, उसमें कुछ ऐसा था जो अपन जनरली व्यापमं पीएससी में नहीं पढ़ते हैं। तो अगर अपना फोकस उस फील्ड में है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपन उस अदर सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ें और फिर उसको लिखें। और मेरे ख्याल से जैसे व्यापम का एग्जाम अगर निकालना है तो अपना को मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा हम्म। स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि इसका पोर्शन ज़्यादा रहता है, प्लस वो काउंट भी होता है। तो हम्म। इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल जाते हैं। तो हम्म। उस पर थोड़ा सा अपनों को मतलब ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। तो उसको भी आप कंसिस्टेंसी के साथ रोज रोज पढ़ते हुए कवर कर सकते हैं। हाँ, यही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। कई लोगों को इस पोर्शन में बहुत प्रॉब्लम है, मैथ्स, रीजनिंग और ये पूरा हाँ। एरिया। उन लोगों को कैसे डील करना चाहिए? प्रैक्टिस ही इसके लिए काम आएगी, मैथ्स के लिए हम्म। प्रॉपर प्रैक्टिस कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जैसे मैथ्स के लिए मैंने HD यादव सर की बुक थी, उसमें लिखा था। तो वो उस बुक की खासियत ये थी कि एक जैसे लाभ हानि चैप्टर है, तो उसे उन्होंने बता दिया था कि इससे 6 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एक टाइप 1 लिखा रहता था, फिर उसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व किया रहता था। टाइप 2 है, उसके अंदर क्वेश्चन। तो जैसे मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि पहली बार पढ़े तो पूरा अच्छे से ही पढ़े। फिर उसके बाद सेकंड टाइम में ये हुआ कि मैं हर एक टाइप से एक क्वेश्चन उठाती थी, उसको देखती थी कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया। तो ये चीज़ चलता था। तो आप भी वैसे ही प्रेफर कर सकते हो, मैथ्स में प्रैक्टिस ही काम आएगा। ओके। ओके। क्योंकि आपको टाइम कम लेना है। हम्म। प्रीलिम्स में तो क्या है कि आपका सी सेट है, हम्म। क्वालिफाइंग है, तो आप चला लेंगे उससे। हम्म। व्यापम में क्या है, थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बनाना रहेगा कि हम्म। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो तो जाए, टाइम कम प्रैक्टिस रहेगा। ज़्यादा होनी तो चाहिए आपको आपको। प्रैक्टिस ज़्यादा काम आएगा। ओके। जैसे आप लोग भी पीएससी एग्जाम दिलाते हैं, आपके फुल में फुल तो नहीं आते, तो हाँ। आप लोग क्या गलतियां करते हैं? और बाद में जब देखते हैं तो ये एकदम ही डिफरेंट क्वेश्चन है, आप हाँ। लोग भी गलतियां करते होंगे, हम्म। तो जब गलत हो जाता है तो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं उसमें कि ये देखिए क्या सबसे था? पहला तो ये है, गलती जब हम खुद करते हैं तो खुद हम्म। पे गुस्सा ज्यादा आता है। हम्म। तो वैसा हमारे साथ भी होता है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था, ए टिक होना चाहिए था लेकिन हमने डी टिक कर दिया। कोई क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, हम्म। याद आ रहा था हम्म। लेकिन वो अपन को क्रैक नहीं कर पाए, हम्म। या हमने गलत सोर्स से पढ़ लिया। हम्म। ये सारी चीजें रहती है, तो वो थोड़ा सा एक बार अखरता है। लेकिन फिर ये रहता है आगे के लिए रास्ता आपका क्लियर हो जाता है कि आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। ओके। तो ये तो है, ओके। गलती तो सबसे सही होती है। तो बताइए, एज अ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, हाँ। सीआई, आप क्या, आपका जॉब रोल रहता है और क्या इसमें टाइम मिलता है आपको तैयारी करने के लिए? ऐसा तो है कि ये बेसिकली फील्ड जॉब है हम्म। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का। तो मुझे चूंकि आगे तैयारी करनी थी तो मैंने मुख्यालय में ही मतलब पोस्टिंग ले ली थी, ताकि मेरा जो जॉब है वो 10 से 5 वाली जॉब रहे और उसके बाद मुझे पूरा प्रॉपर टाइम मिले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने यही प्रीफर किया। तो मैं मतलब नया रायपुर में ही मेरा ऑफिस था और वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता था ऑफिस में। और उसके बाद भी पूरा प्रॉपर टाइम था। और वहाँ मुझे शुगर फैक्ट्री का सेक्शन मिला हुआ था। हमारे यहाँ ओके। जो शुगर फैक्ट्रीज हैं वो कोऑपरेटिव बेस पे ही चलती है। हम्म। तो वो सेक्शन मिला था शुगर फैक्ट्रीज देखने का, तो मैं वो देखती थी। ये है क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए कि अगर कोई फॉर्म भरता है, मतलब अपने हाँ। प्रेफरेंस में डालता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, हाँ। तो क्या होता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, क्या क्या डिपार्टमेंट में एक पर्सन जा सकता है? कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स का मेन काम, जितने भी हमारे यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में, उनको एग्जामिन करने का हमारा काम रहता है, ऑडिट करने का। हम्म। तो हमारा मेन काम वही है। इंस्पेक्टर जुड़ा हुआ है हमारे उस नाम में, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। हम्म। तो इंस्पेक्शन का काम होता है। जैसे धान खरीदी के लिए बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, तो उनका हम लोग प्रॉपर एक निरीक्षण करते हैं। उनका जो अकाउंट्स मेंटेनेंस होता है, या जैसे जब धान खरीदी चल रही होती है तो हमको जाके देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारी जो पीटीएस रहती है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही कोऑपरेटिव बेसिस पे चल रही है। तो हमारा मेन काम इंस्पेक्शन का है। हम्म। तो जो अगर मैं फील्ड में रहती तो अपन वही कर रहे होते कि ऑडिट कर रहे होते। ऑडिट हमारा मेन काम है, इंस्पेक्शन करने का। ओके। आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगी जिन लोगों का
प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, कई सालों से दिला रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा। देखो, सबसे प्रीलिम्स निकालना तो भाई मतलब मैं भी मानती हूँ कि बहुत टफ जॉब है, अच्छा। सही में। क्योंकि कई मेरा भी मतलब 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो समझती हूँ इस बात को। तो इसमें तो यही है टेक्निक कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 2 घंटे है। जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि हम्म। मेरा 20 में जो है माइंड एग्जाम सेंटर ना मिलने के कारण पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो वो 2 घंटे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जितनी भी पढ़ाई की है या नहीं भी की है वो सब आपको उस 2 घंटे में दिखेगा। आपने पढ़ाई अच्छे से की लेकिन आप उस 2 घंटे में थोड़ा घबरा गए तो वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो मेन चीज़ है, आप तो पहले तैयारी अच्छे से करें। दूसरा ये है कि आपको घबराना नहीं है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, ये सोचना है कि भाई मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, मेरा आगे का पूरा जो 1 साल है या मेरा जो ड्रीम है वो पूरा इस पर ही डिपेंड करता है। तो मैं काम डाउन रहूँ, अच्छे से चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करूँ। मतलब मेन टेक्निक है कि आप शांत रहें, जिस तरीके का पैटर्न हो गया है। क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहेंगे, अपने दिमाग को ठीक नहीं रखेंगे ना उस 2 घंटे में, तो जो याद आती हुई चीज़ें हैं वो भी भूल जाएंगी। ठीक है। ओके। हाँ। और उन लोगों को क्या टिप्स देंगे जिनको मेंस बार बार अटक रहा है, मतलब प्री तो हो जाता पर मेंस में। देखिए, मेल्स को सुधारने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे चांस है। जैसे मेरा जब 86 रैंक आया था, मतलब मैंने तो कई लोगों से कांटेक्ट किया था जिनके अच्छे मार्क्स आए थे कि मुझे आरटीआई कॉपीज मतलब आपकी देखनी है। और मैंने उन फिर उसके बाद देखा। तो मतलब मेंस का यही टेक्निक है कि अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो जिनका क्लियर हो रहा है आप उनसे कांटेक्ट करें। उनकी कॉपीज अगर आपको देखने मिले तो थोड़ा सा देखें। अपने जो भी टीचर्स हैं अपना मतलब थोड़ा राइटिंग स्किल, मेन कमी है हमारा राइटिंग स्किल। हम लोग गलतियाँ करते हैं कि क्वेश्चन वो पूछ कुछ और रहा है, हम लिखते कुछ और है। मेन ये है कि जो पूछ रहा है वही लिखे, और ये कोशिश करे कि उन लोगों को ज़्यादा चीज़ समझ आए। जैसे कि हम पॉइंट में लिखें, मेरी ऐसी आदत है कि मैं 2 नंबर के क्वेश्चन को भी पॉइंट में लिखना शुरू कर देती हूँ। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। तो उससे क्या है ना, सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और उनको पढ़ने में आसानी होती है। उनको जितना अच्छे से पढ़ने में समझ आएगा ना, चेकर को, एग्जामिनर को, हम्म। वो उतना खुश होकर आपको मार्क्स भी मार्क्स देंगे। देगा। या फिर और जितनी दिक्कत होगी उतना वो आपसे खुन्नस निकालेगा। हम्म। तो वही चीज़ है, आपको अपने लिए नहीं लिखना है, हम्म। जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उनके लिए लिखना है कि वो कैसे नंबर दे हमको। ओके। तो आप दूसरों के कॉपीज से चेक करिए, अपनी हम्म। कॉपीज भी निकलवाइए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जो हम्म। इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं उससे कंसल्ट कीजिए कि हमको हम्म। और कैसे लिखना चाहिए, हम्म। और इस तरीके से आप इम्प्रूव करें। अम, सातों पेपर में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा है? हाँ, मुझे तो पेपर 7 ही लगा। हम्म। क्योंकि मतलब मैंने 2 बार दिलाया, दोनों बार ऐसा था कि मैं जो पढ़ के जा रही थी वो नहीं आ रहा था, हम्म। कुछ अलग ही आ रहा था। हम्म। और इस बार मेरे मार्क्स भी उसमें सबसे कम आए हैं, तो पेपर 7 टफ था। थोड़ा मेरे को मतलब वो लगता था। और हम्म। साथ के साथ पेपर 4 भी, ओके। थोड़ा जो साइंस वाला पोर्शन है। ओके। तो कैसे डील करना चाहिए इन दोनों टॉपिक्स को? पेपर 4 हो गया, पेपर 7 हो गया। पेपर 4 के लिए तो ये है कि आप जितने भी टॉपिक्स हैं ना मेंस के, हम्म। उससे रिलेटेड नोट्स आप प्रॉपर, भले ही कई सारी बुक्स आपको देखनी पड़े, एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो ठीक है। पार्ट 1 के लिए तो आपको 10th का बुक मिल जाएगा, और पार्ट 2 के लिए भी वही है, मैथ्स का 10th का बुक। पार्ट हम्म। 3 के लिए होता है कि हम थोड़ा सा हम्म। मतलब उसका टॉपिक थोड़ा सा वाइड है। तो पार्ट 3 में ये है कि अपन थोड़े से इधर उधर सोर्स से मतलब अपना टॉपिक तैयार करते जाएं एक साथ। और उसमें बहुत सारा करंट से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह वाला टॉपिक है, तो उसको भी साथ साथ ऐड करते जाए। तो वो मैंने किया था पार्ट 3 में। और हम्म। पेपर 7 की जहाँ तक बात है, वो तो पूरा मुझे लगता है कि करंट के अराउंड ही घूमता है, करंट हम्म। अफेयर्स के। जो चीज़ें साथ में चल रही होती है हमारे कुछ दिन में, उसके आसपास ही वो पूछता है। जैसे बहुत सारे समिट्स हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिक्स है उसका भारत के साथ क्या वो रहेगा, उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें ही वो पूछता है। तो पेपर 7 में हम लोग को फोकस, एक तो एक्ट 2 पार्ट है उसके, एक तो स्टैटिक वाला है, बहुत सारे एक्ट है पार्ट 1 में जो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, हम्म। तो वो एक अच्छे से तैयार करना है। और एक बार ऐसा है कि इसमें एलआरसी का क्वेश्चन थोड़ा आता ही है, लैंड रेवेन्यू कोड का, तो वो थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा पढ़ें, उस पर फोकस करें। और करेंट अफेयर्स से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ें। वो करना हाँ। चाहिए एक एक करके। कई स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे मसलों में डिस्ट्रैक्टेड हैं। अम, आप इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं, हर बार एक अलग अलग पोस्ट को क्रैक किए हुए हैं, फिर भी कई एलिगेशंस लगते हैं। और आई होप आपको भी ऐसा कुछ सुनने को आया होगा। तो हाँ, आया आप, है। मेरे को हाँ। इस चीज़ से नहीं है प्रॉब्लम कि
बहुत लोग गलत डायरेक्शन में हैं। बस मुझे ये लगता है ना कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट मत करें। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, अगर एक बार के लिए मान लिया भी जाए कि ऐसा होता है, तो देखिए उससे तो हमारा कोई भला तो होगा नहीं। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि अपन ये सेटिंग वाले रास्ते में जाए, हमको ये करना भी नहीं। हमको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, क्योंकि अगर आपका फोकस उस चीज पे चला गया, हम्म। जैसे कि मेरा है, मेरे भी बीच में बहुत सारे बोलने वाले थे कि यार सेटिंग वगैरह होते रहती है, क्या आप पढ़ रहे हो, कोई तो फायदा ही नहीं है तुम्हारा पढ़ने का। मुझे भी ऐसे बोलते थे, मतलब मेरे और जो दोस्त हैं उनको भी सब ऐसे ही सुनाते। अगर मैं उस चीज़ पर फोकस करे रहती, अपना ध्यान हटा लेती, तो आज यहाँ नहीं होती। तो आपको उसको साइड रखना है, सिर्फ इतना फोकस करना है कि जो चीज़ें आपको मेहनत दिलाएगी। आपके पास ना पैसे हैं, ना नाम है, रुतबा है, कुछ भी नहीं है, तो आपको सिर्फ आपका मेहनत है, आपकी पढ़ाई है जो आपको आगे लेके जाएगी। और उसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, हम्म। जो इतनी मेहनत करके आगे बढ़े हैं, अपने दम पे आगे बढ़े हैं। और हमारे ही आसपास है, हमारे हाँ, ही हमारे ही कोई ना आसपास कोई है वही। ऐसे लोग हैं जिनको देख के ही समझ में आ जाता है कि इन्होंने कड़ी मेहनत कड़ी की है। मेहनत की है, तो आपका भी यही मूल मंत्र है कि आपको पढ़ना ही है। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो उससे आपका ही नुकसान है, हम्म। और किसी का क्योंकि फिर फायदा से नहीं है। क्वेश्चन होंगे, फिर एक पेपर होगा जिसमें फिर से टॉपर आएंगे, और हाँ, उसमें जेन्युइन लोग रहेंगे। रहेंगे, वो तो हर बात के लिए साथ में चलने वाली चीजें हैं। हम्म। मतलब ये हर एग्जाम के साथ ये क्वेश्चन उठते रहता है, तो आप हर एग्जाम के बाद तो उस चीज के पीछे नहीं पड़ सकते। जैसे अभी एसीएफ का रिजल्ट आने वाला है, हम्म। उसमें भी फिर से वही बातें उठेंगे कि यार इसमें तो सेटिंग है, फिर अपन उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। पर जो तो एक्चुअल में उसको, मेहनत कर रहा है वो मेहनत ही करेगा। हाँ, वो मेहनत करते जाएगा और आखिर में उनको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अगर हम्म। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती तो मुझे ही नहीं मिलता। हम्म। तो आपको भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर हो रही है तो होने दो, नहीं हो रही है तो भी होने दो। बस आपको फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना थैंक यू सो मच। हम लोगों ने है। वेलकम। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आप एक फाइनल मैसेज देते हैं, अच्छा। आ, जो आपको लगता है आपका सीक्रेट है, जो स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, हाँ, जो पता रहना चाहिए, जिसकी मदद से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो एक फाइनल मैसेज। मेरा मतलब ये कहना है सभी स्टूडेंट से कि पीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हम लोगों को कई बार हम असफल होते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं। तो उस चीज़ों से अपन हताश ना हो, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो कि हमें मोटिवेट करें, अ, हमें रेडी रखें। मतलब अपने आसपास ऐसे लोगों को बना कर रखें जो आपको एनर्जी देने का काम करे। मतलब मेरी पूरी जर्नी में ऐसे लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और पीएससी का जो मेन फोकस है वो अपना रिपीट पढ़ने वाला ही है, तो हमको पढ़ाई से बोर होने वाली चीज़ें हमको छोड़नी पड़ेगी, और ये है कि बस हम पढ़ते रहें दूसरी चीज़ों से ध्यान हटाकर। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें, और मेरी तरह आप भी इस चेयर पे बैठे और सर के साथ इंटरव्यू दें। तो ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। जल्द ही आप लोग भी इस सीट पे बैठ के मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे, तो जम के मेहनत करिए। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम निकाला। एंड हमारे यहाँ एक और प्रथा है कि आप एक नेक्स्ट ऑफिसर, नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं जो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो ओके। आपकी नज़र में कोई हैं जिनको आप टैग करना चाहेंगे? मैं शशांक सर को कहना चाहूँगी, वो भी मतलब मेरे साथ इंटरव्यू में थे, मॉक इंटरव्यू में। तो मैं उनको टैग करना चाहूँगी कि बिल्कुल। अब उनसे मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू उनका हो सकता जी है। ज़रूर। शशांक जी, आपको मेंटर्स ज्ञान की टीम इनवाइट करती है कि आप भी यहाँ पर आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही वीडियोस हम लोग और आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।